बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ तुर्किया। ठीक है, जिसे आप तुर्की बोलते हैं ना, तुर्की हो गया ना। हाँ, लेकिन बात यही होती है। अब इसका नाम चूँकि चेंज हो चुका है, पहले क्या कहते टर्की, अब तुर्की है। ये क्या जी, तुर्किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब विदाउट एनी डिले हम इसको मूव ऑन करते हैं। ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट किया जाता है। इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। क्या जी, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। और कौन कौन से कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम था? यूएसए, और ईरान, और चाइना, ठीक है, रशिया, चले आगे बढ़ते हैं जी। वेनेजुएला। हाँ, ज़बरदस्त, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कब आया? 2017 में एक अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में, तब प्राइम मिनिस्टर की सीट को एबॉलिश कर दिया गया और उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसका कैपिटल क्या है जी? इसका तुर्किया का, अंकरा। हाँ जी, आप में से कोई और बताए? अंकरा ही है यार, इस्तांबुल नहीं है। हाँ, जैसे आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिडनी समझते हैं, है ना, हालांकि है क्या? क्या? हाँ, देखिए माशाल्लाह, कैनबरा है। ठीक है जी, ओके। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, देखिए मस्तियाँ कर रहे हैं दोनों हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1982 में। अब मुझे बताएं और कौन सा कंट्री था जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1982 में, जो फाइनल जो चल रहा है? चाइना। वेरी वेल डन, शाबाश। तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो 1982 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है जी। और मल्टीपल टाइम्स इसमें अमेंडमेंट भी की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है 2017 में, जब प्राइम मिनिस्टर की सीट को एबॉलिश कर दिया गया और प्रेसिडेंट वहाँ पे ऑल इन ऑल है। ठीक है, इसका मोटो ये है कि पीस एट होम, पीस इन द वर्ल्ड। मीन्स लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। ठीक है, ये मोटो होना चाहिए हम में से हर इंसान का। ठीक है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो टर्किश है। क्या? टर्किश, टर्किश। ओके, अब इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्ट्री जानने से बंदा मज़ीद कॉन्फिडेंट हो जाता है अबाउट द एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन। आपको पता है कि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो थी वो लीड कर रही थी। ठीक है, 1299 से 1922 तक। ठीक है, 1922 में आपको पता है वर्ल्ड वार 1 के बाद फिर फाइनली ऑटोमन एम्पायर क्या हो गई? कोलैप्स हो गई, जब इसके हिस्से बखरे कर दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद जैसे 22 में ये ख़त्म हुई तो इसको रिपब्लिक बना दिया गया 1923 के अंदर। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि मिलिट्री कमांडर था, उसने जनाब इसको रिपब्लिक बना दिया। ठीक है, और उसने वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स लेके आया वो सेकुलरिज्म था। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब ये था कि पॉलिटिकल मैटर्स में रिलीजियस मैटर्स का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, नेशनलिज्म लेके आया और मॉडर्नाइजेशन लेके आया। उसके बाद फिर 1946 के बाद वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंट वॉइसेस भी हों एक मुल्क के अंदर तो उनको भी सुना जाए। ठीक है जी। उसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन वहाँ पे काफ़ी सारी हुई हैं, जो रिसेंट, चूँकि मिलिट्री जो है वहाँ पे अपने आप को गार्डियन ऑफ रिपब्लिक कहती है ना, इसलिए मिलिट्री ने बहुत दफ़ा वहाँ पे इंटरवीन भी किया, इंटरसीड भी किया। लेकिन चूँकि ये रिसेंटली जो इंटरवेंशन हुई थी उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो बड़ा मजबूत हो चुका है। अब उन्होंने मिलिट्री की पावर को बहुत डिसिपेट और डिल्यूट कर दिया है। अंडरस्टैंड? वो क्या क्या चेंजेस आई हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन वरना गार्डियन या प्रोटेक्टर्स ऑफ द स्टेट मिलिट्री को ही कहा जाता था। अब रिसेंट शिफ्ट आई है 2017 में, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को कौन से सिस्टम में चेंज किया उन्होंने? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसलिए रजब तैयब एर्दोगान जो है वो ऑल इन ऑल है वहाँ पे टर्की के अंदर। अंडरस्टैंड? अब नेचर ऑफ स्टेट क्या है जी? यूनिटरी है। क्या? और बताएं कौन कौन सी स्टेट्स यूनिटरी थी? चाइना, चाइना, फ्रांस, फ्रांस, और ईरान। ठीक है, वहाँ पे भी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है ना। इसके अलावा कुछ और? चलें, अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो यही हैं। ठीक है जी। मलेशिया तो फेडरेशन थी ना, समझ आ गई। और क्या हमने पढ़ा था जो फेडरेशन थी? जर्मनी क्या है? जर्मनी फेडरेशन है यार, उसमें 16 लैंडर्स हैं उसके अंदर, स्टेट्स हैं उसकी। ठीक है जी, ओके। हमारे पास जो तुर्की है ये यूनिटरी स्टेट है, ये फेडरेशन नहीं है। सारी की सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं।
उसके बाद सेकुलरिज्म है वहाँ पे, मींस के रिलीजियस और पॉलिटिकल अफेयर्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट 1923 से आ रहा है और ये वो बुनियादी नुक्ता है कि आप सारी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चंद नकात हैं टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके ऊपर अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। वो आगे चलता हूँ मैं, उस पर इंशाल्लाह करते हैं बात। डेमोक्रेटिक है जी सारा कुछ, ठीक है, और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वो 1982 में लाया गया, 2017 में इसमें अमेंडमेंट आई। डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड सोशल स्टेट गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट, कोई शक इसमें, गारंटीज फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में है? 19। वेरी वेल डन। राइट टू इंफॉर्मेशन किस में है? 19A, वेरी वेल डन। राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट? 9A, 9A, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे, सर राइट टू फेयर ट्रायल किस आर्टिकल में? हाँ वेरी वेल डन, शाबाश भी बताएं, ज़बरदस्त, ठीक है जी। वो सिक्योरिटी की बात है ना, पर सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, उसके बाद राइट टू फेयर ट्रायल और बाकी सारे मामला, ठीक है, वेल डन। उस्ताद को भी चेक करते हैं, ये बहुत शरारती बच्चे हैं। ओके, अब देखें जी 1982 से पहले यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर था क्या? उसके बाद अब यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, क्या जी? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, और वहाँ पे है जी ग्रैंड नेशनल असेंबली, क्या? ग्रैंड नेशनल असेंबली। चाइना में क्या था? यूनिकैमरल था ना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, 2980 मेंबर्स थे, इसमें 600 मेंबर्स हैं जी, अंडरस्टैंड? ओके, चले आ जाएं, परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें आपको टकाटक इजीली करवाऊंगा। ओके जी, टक किसे कहते हैं वैसे? इसका मतलब ये है कि ऑन योर फिंगर टिप्स मीन्स ऑन योर फिंगर्स एंड, ठीक है जी। ओके, अमेंडमेंट प्रोसीजर अब टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, थोड़ा सा अमेंडमेंट प्रोसीजर हम देख लेते हैं टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ज़रूरी है कि नहीं देखना, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा रिजिड अमेंडमेंट प्रोसीजर है, लेकिन इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। अब रिजिड रखने का मकसद ये है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है। अब अमेंड करने का जो अथॉरिटी है उसका प्रपोज़ल कौन देता है? आपको पता है कि जो अमेंडमेंट होती है, कानून साजी होती है, वो कौन करता है? लेजिस्लेचर या मुकन्निना, ठीक है। तो इनकी मुकन्निना क्या है जी? ग्रैंड नेशनल असेंबली, जिसमें 600 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट है और इसी के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे? अमेंड करे, ठीक है। अब हम इसमें प्रपोजल थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर 1/3 मेंबर ग्रैंड नेशनल असेंबली के प्रपोज कर दें कि ये अमेंडमेंट हमने लानी है, तो फिर उसको जो है ना मोबिलाइज करवा दिया जाएगा कि फर्दर उसके ऊपर वोटिंग होगी, बहस होगी, डिबेट होगी, रेफरेंडम होगा, फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। कितने मेंबर्स उस पर साइन करें तो वो इनिशिएट होगा? 1/3 मेंबर। तो 600 में से 1/3 कितने बनते हैं? 200 मेंबर साइन करेंगे तो उस रेजोल्यूशन को प्रोपोगेट किया जाएगा, जो है ना आगे मोबिलाइज करवाया जाएगा। अंडरस्टैंड? ये बात आप लोगों ने इधर से ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है जी। अब वोटिंग रिक्वायरमेंट क्या है? जब प्रपोजल हो गया, अमेंडमेंट दो स्टेजेस से गुजरती है। अमेंडमेंट कितनी स्टेजेस से गुजरती है? 2 स्टेजेस से, ठीक है। वोटिंग प्रोसेस 2 स्टेजेस में होती है। आपको पता है कि सबसे पहले तो 2 रीडिंग्स होंगी ना उसकी। पहली रीडिंग सबको बिल मिल गया, सब लोगों ने पढ़ना है उसको। दूसरी रीडिंग में बहस होती है और बाकी सारे मामले। हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे ही होती है, ठीक है, उसमें भी 2 रीडिंग्स ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अब मेजोरिटी रिक्वायर्ड क्या है जी? अगर 3/5 लोग, कितने? 3/5 मेजोरिटी, मतलब कि 360 आउट ऑफ 600, अगर 3/5 मेजोरिटी उसको साइन कर दे, उस पर वोट दे दे, तो अमेंडमेंट को क्या कर लिया जाता है जी? अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। क्या कर लिया जाता है? अडॉप्ट। हमने कहा था 2 वोटिंग प्रोसीजर्स हैं, अभी सिर्फ एक हुआ है। अगर 3/5 मेजोरिटी ने उसको वोट कर दिया तो अमेंडमेंट को क्या कर लिया जाएगा? अडॉप्ट, ठीक है जी। बट सबमिटेड टू रेफरेंडम इफ प्रेसिडेंट विशेस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब 3/5 ने अडॉप्ट कर लिया ना इसको, फिर प्रेसिडेंट को भेजी जाती है। प्रेसिडेंट देखता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है
तो पूरी की पूरी पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए क्यों ना इस पर रेफरेंडम भी करवा दिया जाए। 2017 में जो इनकी अमेंडमेंट आई थी उसके ऊपर क्या हुआ था, रेफरेंडम हुआ था इन लोगों का। समझ आ गई बात की। ओके, अब क्या होगा, ये था जी 3/5 मेजॉरिटी। अगर 3/5 मेजॉरिटी ने ले लिया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंडम के लिए भेज देता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी कितनी बनती है, 400 मेंबर आउट ऑफ 600। अगर 400 मेंबर ने उसे अडॉप्ट कर लिया तो क्या होगा जनाब, वो फ़ौरन क्या होगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, रेफरेंडम के लिए नहीं भेजेंगे और फ़ौरन क्या हो जाएगी, अमेंडमेंट हो जाएगी। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और इन केस अगर आपकी अमेंडमेंट 360 वोट से नीचे आ गई तो यूँ समझे कि अमेंडमेंट क्या हो गई, फेल हो गई। समझ आ गई। 3/5 मेजॉरिटी ने अगर अडॉप्ट किया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंडम के लिए भेज देता है। अगर 2/3 मेजॉरिटी ने उसे उठाया तो जनाब प्रेसिडेंट के पास जाएगी, साइन होगी, फ़ौरन उसने अमेंडमेंट को क्या कर लिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा। समझ आ गई बात की। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब आगे जनाब क्या है जी, अनअमेंडेबल प्रोविजंस। अब कुछ प्रोविजंस ऐसी भी हैं जिनके ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। वो क्या है जनाब, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना उस पर कभी अमेंडमेंट नहीं हो पाती। इसमें देखें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द स्टेट, इसको नहीं चेंज किया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अतातुर्क रिफॉर्म्स एंड नेशनलिज्म, आर्टिकल 1 से 2 3 में है बताइए, इनके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी। टेरिटोरियल और नेशनल यूनिटी ऑफ टर्किश स्टेट को भी इसके अंदर भी अमेंडमेंट नहीं लाई जाएगी। समझ आ गई बात की, यह आप याद रखिएगा जी। अब इसमें एग्जेक्टिव आ गया जी। एग्जेक्टिव 2017 के बाद जो एग्जेक्टिव है वो प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव है। समझ आ गई बात की। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल। ईरान का प्रेसिडेंट कितने साल के लिए आता है, यूएस का प्रेसिडेंट कितने साल के लिए आता है, फ्रांस का प्रेसिडेंट, वेरी वेल डन। और जर्मन चांसलर, जर्मन चांसलर 4 साल। एंजेला मार्कल 16 साल रही है ना, और जर्मन प्रेसिडेंट 5 साल। वेरी वेल डन, शाबाश। ओके, आजकल कौन है प्रेसिडेंट टर्की के, रजब तैयब एर्दोगन, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है जनाब, वही बात है, 2 राउंड होंगे। अगर पहले राउंड में 50% से प्लस कोई मेजोरिटी ले गया तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है। डायरेक्ट इलेक्शन है, यूनिवर्सल सफरेज है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है जी। तो जो पहले राउंड में ले गया 50% प्लस तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएगा। अगर ना लिए गए उससे 50% प्लस तो फिर क्या होगा उधर, जो 2 टॉप कैंडिडेट्स हैं उनको, ठीक है। ये आपने कल एग्जांपल दी थी, तो टर्की की एग्जांपल दी थी आपने, चले शाबाश, ठीक है। वोटिंग राउंड, ये सारा कुछ हो गया जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ, ठीक है जी। चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट होता है, इनका भी होता है वाइस प्रेसिडेंट। इनके वाइस प्रेसिडेंट में और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है? इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस, पावर्स का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इलेक्शन मेथड में, इलेक्शन मेथड के अंदर जो है निज़ाम बताते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो ये प्रेसिडेंट जो था वाइस प्रेसिडेंट यूएस का, आपको पता है कि वहाँ पे सेनेट को लीड कर रहा होता है ना उनका वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे उसकी पावर्स बिल्कुल होम्योपैथिक जैसी हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं फोकस करता हूँ उसी पे जाऊँ, बाकी ये सारी इंटीग्रिटीज़ हैं, इन चीज़ों को आपने ख़ुद टाइम निकाल के पढ़ लेना है, ठीक है। ये चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी जो है ना इंटेंसिटी इंपॉर्टेंस की उस लेवल की नहीं है। समझ आ गई बात की। ओके चले, मैं वैसे भी ये समझता हूँ कि आपका इतना लेवल है कि ऐसी चीज़ें आप समझते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। एग्जेक्टिव पावर्स इसकी क्या है जी, हेड ऑफ द एग्जेक्टिव होता है। समझ आ गई बात की। अपॉइंटमेंट पावर्स क्या हैं, ये अपॉइंट करता है वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को। जैसे यूएस प्रेसिडेंट भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को क्या करता है, अपॉइंट करता है। कैन डिसमिस देम एट विल, ठीक है, और ये किसी भी टाइम उनको डिसमिस भी कर सकता है। और ये सारे लोग अकाउंटेबल होते हैं प्रेसिडेंट को, नॉट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को नहीं होते। समझ आ गई। आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो लेजिस्लेशन और जो एग्जेक्टिव है वो फ्यूज नहीं होते, इसलिए ये लोग इनको अकाउंटेबल नहीं हैं,
समझ आ गई। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी कैबिनेट होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, सारे अकाउंटेबल होते हैं किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने, लेजिस्लेचर के सामने, ठीक है जी। और फिर ये ही कैन इशू डिक्रीज एज वेल, हुक्मनामे जो है वो इशू कर सकता है, बजट प्रिपरेशन, और फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को तो फिर इसी ने देखना होता है ना। फिर इसके बाद इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं कि पार्लियामेंट को क्या कर सकता है जी, डिज़ोल्व कर सकता है उनकी ग्रैंड नेशनल असेंबली को फॉर अर्ली इलेक्शंस, ठीक है। अगर कर दे तो वो खुद भी जो है ना उसकी अपनी टर्म भी ख़त्म हो जाती है। फिर पार्लियामेंट को भी क्या करता है जी, उसके जो है ना उसको एड्रेस कर सकता है। जुडिशल पावर्स में भी यही है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, काउंसिल ऑफ स्टेट और कोर्ट ऑफ सेसेशन है, उसके जजेस को भी यही अपॉइंट करता है। समझ आ गई बात की। पार्डन्स का मतलब ये है कि माफ़ीनामे भी वो क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। और एमरजेंसी पावर्स में ये आता है कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी जो है नाफिज कर सकते हैं इन केस ऑफ वार, इंटरनल अनरेस्ट, इंसर्जेंसी, कोई नेशनल डिज़ास्टर आ गया, तो ये सारी बातें हैं इसमें, ठीक है जी। अब नेशनल सिक्योरिटी पावर्स इसकी क्या हैं जी। नेशनल सिक्योरिटी पावर ये है कि कमांडर इन चीफ होता है टर्किश आर्म फोर्सेस का, ठीक है, तो सुप्रीम मिलिट्री कमांडर होता है उनका। और उसके बाद ये करता है कि उनका जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है उसको भी यही अपॉइंट करता है। समझ आ गई। और टर्किश आर्म्ड फोर्सेस को कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करना है वो भी ऑर्डर किसने देना होता है जी, प्रेसिडेंट ने देना होता है, ठीक हो गया। और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, जिसको पहले मिलिट्री ही लीड करती थी, आजकल कौन लीड करता है, प्रेसिडेंट लीड करता है, ठीक हो गया जी। समझ आ गई बात की। और आपको पता है कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल बिकॉज पीपल डायरेक्टली इलेक्ट हिम, नॉट टू द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस इसका वही है कि जैसे बाकी होता है जनाब, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रपोजल आता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद फाइनली जाके उसको करते हैं, इम्पीच करते हैं, ठीक है। ये सादा सा प्रोसीजर है, इसको आप लोगों ने देख लेना है जी, ठीक है। अगर प्रपोजल लेके आना है इम्पीचमेंट का तो 3/5 वोट आने चाहिए ग्रैंड नेशनल असेंबली से, ठीक है। अगर 3/5 वोट आ गए इसके इम्पीचमेंट करने के लिए तो जनाब क्या होगा, अब एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी जाएगी। क्या होगी जी, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है। और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी पार्लियामेंट के मेंबर्स ही करेंगे जो टीम बनेगी। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उसकी फाइंडिंग्स हैं पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, और उन फाइंडिंग्स के बाद अगर 2/3 मेजोरिटी वोट कर दे उसके ऊपर कि ये फाइंडिंग्स ठीक हैं और ये ऑफेंस इसने किया है या मिसकंडक्ट इससे हुआ है, तो फिर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या कर देगा, उसको फाइनली रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसे रिमूव कर देगा। ये बात आपने समझनी है, लाजमी इसको माइंड में रखना है। प्रेसिडेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, ये कभी वैसे हुआ नहीं है, समझ आ गई बात की, ओके। इसका बिल्कुल यही प्रोसीजर है जी। देखें सबसे पहले क्या होगा, 3/5 मेजॉरिटी क्या करेगी जी, उसको क्या करेगी, वोट करेगी, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जनाब अगर 2/3 मेजॉरिटी ने वोट दे दिया तो आपका प्रेसिडेंट क्या गया जी, इम्पीच हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ यही तरीका ही होता है, ठीक है जी। ओके अब वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है जी, आपके पास वाइस प्रेसिडेंट ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके लिए नो पार्लियामेंट्री कन्फर्मेशन, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, प्रेसिडेंट को, नॉट टू दी पार्लियामेंट, ठीक है। अब एक काउंसिल इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो है जी स्टेट सुपरवाइजरी काउंसिल। कौन सी, स्टेट सुपरवाइजरी काउंसिल। अब इसका नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी स्टेट को जो है सुपरवाइज कर रही होगी, ठीक है जी। अब ये है क्या जी, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि डायरेक्ट काम करती है किसके साथ मिलके, प्रेसिडेंट के साथ। अब देखो प्रेसिडेंट अकेला तो इतनी बड़ी स्टेट को नहीं देख सकता ना, तो उसके पास ये स्टेट सुपरवाइजरी काउंसिल होती है। क्या, स्टेट सुपरवाइजरी काउंसिल, ठीक है जी। ये सुप्रीम ऑडिट करती है और इंस्पेक्शन करती है सारे इंस्टीट्यूशंस की, उनकी एफिशिएंसी देखती है, उनकी लीगैलिटी देखती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी करती है। समझ आ गई बात की जी, ये आपने इसको लाजमी याद रखना है। इसका चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स होते हैं, सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये आप यूँ समझें कि स्टेट सुपरवाइजरी काउंसिल जो है ये प्रेसिडेंट को हेल्प आउट कर रही होती है ताकि सारे स्टेट अफेयर्स को क्या करे, वो सुपरवाइज कर सके। समझ आ गई बात की। तो इसका सुपरवाइजरी रोल है और इन्वेस्टिगेटिव रोल भी है इसका, रिपोर्टिंग फंक्शंस भी हैं इसके, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। और नॉन जुडिशल बट एडवाइजरी,
मतलब कि सम टाइम प्रेसिडेंट को जुडिशल मामलात के ऊपर भी एडवाइस करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है और अकाउंटेबल होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को, और किसी को नहीं होती ये जनाब अकाउंटेबल। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं जी, हाँ ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट में हम लेजिस्लेचर इसका देखते हैं जी। इसकी ग्रैंड नेशनल असम्बली है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, समझ आ गई बात की। और उसके बाद इसमें 600 मेंबर्स हैं। कितने? 600 मेंबर्स हैं। ठीक है जी। 5 साल के लिए क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है। और ये आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। किसके ज़रिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जनाब पार्टीज़ को जितने % वोट मिले हैं उतने % पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी ग्रैंड नेशनल असम्बली में। इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टी के नाम पे वोट जाती है, पार्टी के नाम कैंडिडेट पे, के नाम पे? पार्टी के नाम पे। सिर्फ देखें, 2 चीज़ें हैं। एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें सिर्फ पार्टी आ रही है। जहाँ पे मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ पे मेंबर को भी गया वोट और पार्टी को भी जाएगा वोट। समझ आ गई? क्योंकि ये प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी को वोट जा रहे हैं जी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब ये वोटिंग सिस्टम की समझ आ गई आपको कुछ ना कुछ? क्लियर हो गया है। ठीक है। टर्की जो है ना लगभग 87 मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर डिवाइडेड है। समझ आ गई बात की? और एक पार्टी मस्ट है कि कम से कम 7% वोट ले अगर उसने पार्लियामेंट के अंदर सीट लेनी है। 7% से भी कम किसी के वोट आए तो उसका मतलब वो अहल ही नहीं है कि पार्लियामेंट में बैठ सके। अंडरस्टैंड? तो इलेक्शन इसके डायरेक्ट हैं, यूनिवर्सल हैं, सीक्रेट और इक्वल उसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाती है उसके मुताबिक। ठीक है। अब इसका लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव के साथ ताल्लुक़ क्या है ये देखें। अब ये आपको पता है कि तमाम पार्लियामेंट्स जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो पार्लियामेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर को उड़ा देती हैं, लेकिन ग्रैंड नेशनल असम्बली उनके प्रेसिडेंट को नहीं डिसमिस कर सकती। ठीक है। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं हैं, दे आर अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट जिसने उनको अपॉइंट किया है। समझ आ गई बात की? ये रिलेशन मैं इसको आपको इसके साथ क्लियर कर लूँ। ठीक है। अब प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व पार्लियामेंट एंड कैन कॉल अर्ली इलेक्शंस। ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा कर दे तो इसके साथ साथ प्रेसिडेंट की खुद की टर्म भी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, और फिर दोनों के इलेक्शंस क्या होते हैं? दोबारा होते हैं। ठीक है जी। समझ आ गई बात की? आपको याद होगा जब हमने चाइना को पढ़ा था तो वहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी थी उनकी ग्रैंड नेशनल असम्बली की, जो उनके मतलब कि रोज़मर्रा के मामलात देखती थी लेजिस्लेचर के रेलिवेंट। क्योंकि नेशनल पीपल कांग्रेस ने तो बड़ी देर के बाद बैठना होता था ना, साल में एक दफ़ा 2 वीक्स के लिए। यहाँ पे भी ब्यूरो ऑफ ग्रैंड नेशनल असम्बली है। क्या? ब्यूरो ऑफ ग्रैंड नेशनल असम्बली। एक हमने देखी स्टेट सुपरवाइजरी काउंसिल, एक है ब्यूरो ऑफ ग्रैंड नेशनल असम्बली। समझ आ गई बात की? अब ये क्या है जी? ये एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है किसकी? ग्रैंड नेशनल असम्बली की। ठीक है। इसने इंटरनल मामलात को देखना होता है और डेली फंक्शनिंग को देखना होता है पार्लियामेंट की। समझ आ गई बात की? ये प्रेसिडेंट से इंडिपेंडेंटली काम करती है और सिर्फ असम्बली को अकाउंटेबल होती है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ ग्रैंड नेशनल असम्बली है ना, तो प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। समझ आ गई बात की? अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है जी? इसमें स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, सेक्रेटरीज होते हैं और कुछ और इसके में मेंबर्स होते हैं स्टेट फंक्शनरीज के। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है जी? अब इसने सारा काम करना होता है स्पीकर की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। इसने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है, जो पार्लियामेंट्री सेशंस हो रहे हैं उनको उनकी अरेंजमेंट करनी होती है और ज़रूरी मामलात उसमें तय करने होते हैं। और इसके अलावा बजट की मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन और बाकी सारी चीज़ें इसने क्या करनी होती हैं? देखनी होती हैं। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास जुडिशरी आ गई। जुडिशरी वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं पार्शली उसको एग्जेक्टिव जो है वो इन्फ्लुएंस कर ही लेता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशल बॉडी है। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशल बॉडी है वहाँ पे। ठीक है जी। तो अब बीच में इसकी जो है ना लास्ट पे हम थोड़ी सी कंपोजिशन इसकी देखते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी की? स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें एक तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होंगे जिसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट आएंगे। आम बंदों के मामलात ऑर्डिनरी कोर्ट्स में आएंगे, सिविल और
क्रिमिनल। फिर आपको पता है कि कुछ स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके मामला किस में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी में आएंगे, जैसे फ्रांस में था आपको याद हो, ठीक है जी। और फिर आखिर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएंगे। जैसे अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं ना, आर्टिकल 191A के तहत और आर्टिकल 201A के तहत या 202A के तहत, ठीक है। वैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या होता है, ये हाईएस्ट जुडिशल बॉडी है और ये प्रोटेक्ट करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार देगा या अल्ट्रा वाइड्स उसको करार दे देगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मेन काम है। इसमें 15 जजेस होते हैं जी, 12 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और 3 को ग्रैंड नेशनल असेंबली करती है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। उनका ड्यूरेशन कितना? अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल थी आपको याद होगी, किसकी वाला, फ्रांस की, जिसमें कितने मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स थे। 3 को कौन अपॉइंट करता था, 3 को प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली और 3 को कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट करता था। समझ आ गई बात की। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वो होते थे जी कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। समझ आ गई बात की। तो इधर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। राय साहब अभी असाइनमेंट है आपकी, आपने देखना है कितने साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मेंबर्स आते हैं। डन हो गया, ओके। उसके बाद जी कोर्ट ऑफ सेसेशन है। जितने भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स आएंगे वो इसमें आएंगे, इसमें ये हाईएस्ट कोर्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात, कोर्ट ऑफ सेसेशन मतलब कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जितने भी होंगे सारे के सारे इसमें आएंगे। फिर हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट है। काउंसिल ऑफ स्टेट ये है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल्स के ऊपर केसेस होंगे उसमें हाईएस्ट कोर्ट जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है। उनका फैसला फाइनली कहाँ पे होगा जी, यहाँ पे होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद उनके जजेस को अपॉइंट करने के लिए हाई काउंसिल ऑफ जजेस होती है। क्या जी, हाई काउंसिल ऑफ जजेस। अच्छा पाकिस्तान में कौन सी काउंसिल है जो जजेस को अपॉइंट करती है? पहले तो जुडिशियल काउंसिल हुआ करती थी, अभी ये 26 अमेंडमेंट के बाद वेल डन, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि जजेस को अपॉइंट करता है। लेकिन 26 अमेंडमेंट के बाद इसकी थोड़ी सी कंपोजिशन चेंज हुई है, ठीक है। अब इसमें चीफ जस्टिस चेयर होता है, ठीक है। उसके अलावा 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को लीड कर रहा होता है वो जज होता है, ठीक है। एक अटॉर्नी जनरल है, एक आपका फेडरल लॉ मिनिस्टर है, एक आपका बाहर से रिप्रेजेंटेशन होती है, एक वकील की, किसी की, एडवोकेट की, ठीक है। 2 मेंबर सेनेट से, 2 मेंबर नेशनल असेंबली से, ठीक है। और एक वुमेन या माइनॉरिटी फ्रॉम द नेशनल असेंबली जिसको स्पीकर अपॉइंट करेगा, ठीक है जी। ये आपका जुडिशियल कमीशन है जी आजकल। अब इनका जो हाई काउंसिल ऑफ जजेस है उसमें 13 मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी। 6 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और 7 को पार्लियामेंट अपॉइंट करती है। और ये 13 मेंबर्स मिलके सारे के सारे कोर्ट्स के अंदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। इससे पहले इनके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स भी होते थे लेकिन वो 2017 में इन्होंने क्या कर दिए, ये बॉलिश कर दिए, ठीक हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स है जी आपके। तो एक्चुअली अब लास्ट में आप ये बात याद रखें कि वहाँ पे मिलिट्री की पावर्स को डिसॉल्व, डिसिपेट, डाइल्यूट, रिड्यूस इस वजह से किया गया है क्योंकि टर्की 1999 से ये कोशिश कर रहा है कि उसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। और यूरोपियन यूनियंस ने कोपेनहेगन क्राइटेरिया के मुताबिक ये कहा कि मिलिट्री का रोल जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है जिस कंट्री के अंदर, उसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ठीक है। इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी उनकी मेंबरशिप ख़त्म की, फिर बोर्ड ऑफ म्यूज़िक से, बोर्ड ऑफ रेडियो से, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उससे इनके रोल को ख़त्म किया और बहुत जो ज़्यादा मिलिट्री की पावर्स थी उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। अब टर्की एक पोटेंशियल मेंबर है यूरोपियन यूनियन बनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस्तांबुल जो इसका सिटी है लगभग 5% टर्की कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है, ठीक है जी। तो लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज। वहाँ पे बड़ी लिबरलिज्म की तहरीकें भी चल रही हैं, सेकुलरिज्म तो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये जनाब आपके पास था जी टर्की का, ठीक है। और आपने इसमें रोल ऑफ मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स ऑफ टर्की ये आपने देख लेनी है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया इसका क्या रोल है और उसकी पावर को कितना कम किया गया ताकि वो कोपेनहेगन क्राइटेरिया को मीट कर सकें और उसके मुताबिक वो क्या जनाब
यूरोपियन यूनियन का क्या बन सकें जी, हिस्सा बन सकें। ठीक है जी। तो हाँ, ये आपने आजकल जो तैयब रजब एर्दोगान की जो पार्टी है वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जो कि वहाँ पे ऑनवर्ड जो है ना 2002 से क्या कर रही है जी, लीड कर रही है। अंडरस्टैंड जी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जी, इसको आप लोगों ने याद रखना है, और जो चीज़ें बिल्कुल मतलब माइनर डिटेल्स थी उनको आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।